नमस्कार। एक नई सुबह की शुरुआत के साथ एक बार फिर हम हाजिर हैं नए तेवर नए कलेवर के साथ नया सवेरा के इस विशेष अंक को लेकर। मैं हूं शहला निगार और अगले 1 घंटे में हम आपको दिखाएंगे देश दुनिया की सबसे ताजा तरीन खबरें। साथ ही साथ बात होगी फिल्म, साहित्य, संगीत और जीवन के संघर्षों से जुड़ी कहानियों की भी। ग्राउंड जीरो से जुड़ेंगे हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी संवाददाता। लेकिन शुरुआत करेंगे सुबह की सुर्खियों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भुवनेश्वर में उत्कर्ष ओडिशा मेक इन ओडिशा कॉन्क्लेव 2025 का करेंगे उद्घाटन। कई समझौतों पर होंगे हस्ताक्षर। दिल्ली के चुनावी दंगल में दिग्गजों का प्रचार आज। अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, राहुल गांधी और केजरीवाल करेंगे जनसभाएं। महाकुंभ में आस्था का ज्वार। 2 दिन में 3.25 करोड़ से अधिक लोगों ने लगाई डुबकी। कल मौनी अमावस्या पर होगा दूसरा अमृत स्नान। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर यूएई के दौरे पर। रायसीना मिडिल ईस्ट डायलॉग के उद्घाटन सत्र में देंगे मुख्य भाषण। यूएई के समकक्ष से आपसी संबंधों को बढ़ाने पर की चर्चा। 38वें राष्ट्रीय खेल आज से उत्तराखंड में होंगे शुरू। पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन। 35 स्पर्धाओं में करीब 10,000 खिलाड़ी लेंगे भाग। तो ओडिशा में बढ़ेगा निवेश और रोजगार। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भुवनेश्वर में उत्कर्ष ओडिशा मेक इन ओडिशा कॉन्क्लेव 2025 का उद्घाटन करेंगे। 2 दिनों के इस सम्मेलन में 20 देश के कई प्रतिनिधियों सहित 7,500 से अधिक प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। ओडिशा अब तक के सबसे बड़े व्यावसायिक सम्मेलन की मेजबानी करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। यह सम्मेलन एक मजबूत और जीवंत अर्थव्यवस्था की नींव रखेगा और किसानों और मजदूरों के लिए नई संभावनाएं भी पैदा करेगा। सम्मेलन में 100 से ज्यादा समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर होंगे। इससे 3.5 लाख नौकरियां सृजित होने की संभावना है। बेहद महत्वपूर्ण ये मेक इन इंडिया कॉन्क्लेव 2025। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ओडिशा के दौरे पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इस कॉन्क्लेव का करेंगे उद्घाटन। तो सम्मेलन में 20 देश के कई प्रतिनिधियों सहित 7,500 से अधिक प्रतिनिधि इसमें शामिल होने जा रहे हैं। सम्मेलन में 100 से अधिक समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर होंगे। तो भुवनेश्वर से अमित मुखर्जी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। अमित, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट जो है ये 3 विषयों स्टार्टअप ओडिशा, स्किल्ड ओडिशा और वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप पर बेस्ड होगी। मकसद ओडिशा को पूर्वोदय जो विजन है या पूर्वोदय के साथ साथ इसे भारत के लिए एक ग्लोबल इन्वेस्टमेंट हब के तौर पर स्थापित करना। जी बिल्कुल, देखिए उड़ीसा का, जहां तक उड़ीसा का सवाल है, उड़ीसा की हिस्ट्री में उनकी सबसे बड़ा ये एक इन्वेस्टमेंट कॉन्क्लेव जो बोल सकते हैं वो यहाँ पे हो रहा है, जहाँ पे आपने सही बताया कि 7,500 से ऊपर लोग यहाँ पे ऑलरेडी अपना पंजीकरण कर चुके हैं। दे विल बी, मतलब वो यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे, अपने आप को रजिस्टर कर चुके हैं, जिसमें राष्ट्रदूत भी है और फॉरेन इन्वेस्टर्स भी है बहुत बड़े पैमाने पे। अब जहां तक ये पूरा कॉन्क्लेव का सवाल है, उड़ीसा का एक अपना 2036 का एक अपना टारगेट है, समृद्ध उड़ीसा, जो कि विकसित भारत के साथ सिंक करता है। जो 2047 में हमारा जो विकसित भारत का टारगेट है, प्रधानमंत्री जी ने जो लक्ष्य रखा है, कहीं ना कहीं इस चीज को, इनका जो पूरा विकसित भारत का प्लान है उसमें भी ये उड़ीसा, समृद्ध उड़ीसा फिट होता है, जिसके चलते ये कॉन्क्लेव आयोजित किया गया है।
और जिसमें बेसिकली 4 या 5 प्रधान जगहों पे इसके ऊपर ध्यान जो है केंद्रित रहेगा। सबसे पहले इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, फूड प्रोसेसिंग है, टेक्सटाइल। उड़ीसा का टेक्सटाइल बहुत ही पॉपुलर है विश्व भर में, तो उस पे भी बहुत ज्यादा तवज्जो दिया जा रहा है। उसके अलावा खनिज, जो माइनिंग इंडस्ट्री है, उड़ीसा एक ऐसा राज्य है जहां पे माइनिंग एक्टिविटी बहुत ज्यादा है। तरह तरह के खनिज पदार्थ यहाँ पे मिलते हैं, तो कहीं ना कहीं जो फॉरेन इन्वेस्टर्स यहाँ पे आ रहे हैं, उड़ीसा को एक बड़े पैमाने पे शोकेस किया जा रहा है ताकि ज्यादातर इन्वेस्टमेंट यहाँ पे आ सके। और यहाँ के जो लोग हैं, जो इनके लघु उद्योग भी है, माइक्रो स्मॉल इंडस्ट्री, उनको भी किसी न किसी लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे जोड़ने की, मेन स्ट्रीम जो ग्लोबल इकोनॉमी है उनके साथ जोड़ने का ये एक बहुत बड़ा प्रयास है। अमित, 2 दिनों तक चलना है ये कॉन्क्लेव, पॉलिसी डिस्कशंस भी होंगे। कितना बड़ा प्लेटफॉर्म आप इसे कह सकते हैं, क्योंकि इस दौरान उद्योग जगत के नेता, निवेशक, नीति निर्माता, इस तमाम सब एक ही मंच पर होंगे। ये सभी ओडिशा में पसंदीदा इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के रूप में उपलब्ध जो अवसर होंगे उन पर भी बातचीत करेंगे। जी बिल्कुल, यहाँ पे इन्वेस्टर्स तो आ ही रहे हैं और यहाँ पे न्योता दिया गया है देशों को, जैसे ऑस्ट्रेलिया है, जर्मनी है, पोलैंड है, यूएस और यूके। इनके जो सबसे विकसित उद्योग है, वहाँ के लोग, उस जगत के लोग यहाँ पे आ रहे हैं, जो कि इन लोगों की, उड़ीसा के लोगों के साथ इंटरैक्ट करेंगे। क्या क्या अपॉर्चुनिटी हो सकती है इन्वेस्टमेंट और यहाँ पे उद्योग सेटअप करने के लिए, उन सब का एक ढांचा, एक ब्लूप्रिंट तैयार किया जाएगा इन 2 दिनों में। और आने वाले टाइम में और कैसे इस चीज को पूरा बढ़ावा दिया जा सकता है, उसके बारे में यहाँ पे बातचीत होगी। बहुत सारे ऐसे सेशंस ऑर्गेनाइज करे गए हैं और जो बड़े बड़े कंट्रीज है, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया है, वो भी अपने आप को यहाँ पे शोकेस करेंगे। और वो शोकेस इसलिए करेंगे कि उड़ीसा के लोग, उड़ीसा का जो औद्योगिक जगत है, वो उनके साथ कैसे जुड़ सकते हैं। अमित, उद्योगों के विकास की बात की जाए, गरीबों, वंचित वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाओं की बात की जाए, पर्यावरण संरक्षण की बात की जाए, इन तमाम उद्देश्यों के लिहाज से देखा जाए तो ये मंच बहुत ही प्रभावी, कारगर साबित हो सकता है। जी बिल्कुल, ये रिन्यूएबल एनर्जी, माइक्रो एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज, जो लघु उद्योग है, इन सब के बिजनेस डेवलपमेंट के जो प्लान्स है, उसको बहुत बड़े लेवल पे उसको उस पे डिस्कशन की जाएगी। और इन लोगों को जो एक ग्रास रूट लेवल के जितने भी यहाँ पे इंडस्ट्री है, जो यहाँ के ट्रेडिशन है उड़ीसा का, उसको कैसे मोनेटाइज किया जाए, उनको कैसे ग्लोबल लेवल पे लिया जाए, वैसे भी बहुत प्रसिद्ध है, उसको और कितना ऊंचा लिया जा सकता है, इन सब तमाम चीजों पे यहाँ पे बात होगी। और इनके लिए जो छोटे उद्योग हैं, उनके क्रेडिट फैसिलिटीज भी कैसे बढ़ाई जा सकती है, उनके जो प्रोडक्शंस होती है उनको बड़े पैमाने पे कैसे किया जा सकता है, इन सब विषयों पे यहाँ पे बहुत बड़े तरीके से डिस्कशंस और बातचीत होगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये तमाम अपडेट सम्मेलन से जुड़ी हमारे दर्शकों से साझा करने के लिए बहुत धन्यवाद। और अब खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे दिल्ली चुनाव की। दिल्ली में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर चुनावी सरगर्मियां पूरे शबाब पर हैं। चुनाव प्रचार के लिए तमाम पार्टियों के पास अब बस इसी सप्ताह का समय शेष बचा हुआ है और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी ताकत झोंकी हुई है और चुनाव प्रचार के लिए दिग्गजों को मैदान में उतार दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह आज दिल्ली में कस्तूरबा नगर विधानसभा में रोड शो और जनसभा करेंगे। इसके अलावा अमित शाह कालकाजी विधानसभा से भाजपा उम्मीदवार रमेश बिधूड़ी के समर्थन में जनसभा करेंगे। इसके साथ ही साथ बदरपुर से भाजपा उम्मीदवार नारायण दत्त शर्मा को भारी मतों से जीत दिलाने के लिए वो रोड शो भी करेंगे। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी दिल्ली में 3 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। योगी आदित्यनाथ मंगोलपुरी, विकासपुरी और राजेंद्र नगर विधानसभा में जनसभा करेंगे। दरअसल मंगोलपुरी से राजकुमार चौहान और राजेंद्र नगर से उमंग बजाज भाजपा उम्मीदवार हैं, जिनके लिए योगी आदित्यनाथ प्रचार करेंगे और जनता से जीत दिलाने की अपील करेंगे। दिल्ली में 5 फरवरी को
विधानसभा के चुनाव के लिए मतदान होना है। आम आदमी पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस के तमाम दिग्गज मैदान में जोर शोर से प्रचार कर रहे हैं। वहीं इंडिया गठबंधन के दबाव के बावजूद कांग्रेस की पूरी ताकत से चुनाव प्रचार करने की योजना है। रैली, पदयात्रा और जनसंपर्क कार्यक्रमों के जरिए जनता से सीधा जुड़ने की कोशिश होगी। कांग्रेस की तरफ से नई दिल्ली सीट से उम्मीदवार संदीप दीक्षित तो प्रचार कर ही रहे हैं, लेकिन आज से चुनाव प्रचार की जोर पकड़ने की संभावना है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज दिल्ली विधानसभा चुनाव प्रचार में फिर से सक्रिय होंगे। इससे पहले राहुल गांधी की इंद्रलोक, मुस्तफाबाद और मादीपुर की जनसभाएं खराब स्वास्थ्य के कारण रद्द कर दी गई थी। राहुल गांधी की पटपटगंज और ओखला में जनसभा है, तो वहीं चुनाव प्रचार के लिए कांग्रेस ने 40 स्टार प्रचारकों की भी लिस्ट जारी की है। बात अगर आपकी करें तो दिल्ली की कुर्सी पर फिर से काबिज होने के लिए आम आदमी पार्टी ताबड़तोड़ प्रचार कर रही है। सोमवार को आम आदमी पार्टी ने अपना घोषणा पत्र भी जारी किया था। चरम पर है चुनाव प्रचार। दिल्ली विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर उच्च स्तरीय बैठक का भी आयोजन हुआ। इस बैठक में दिल्ली की मुख्य चुनाव अधिकारी समेत चुनाव आयुक्त के कई वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। इस दौरान राज्य पुलिस के नोडल अधिकारी भी मौजूद रहे। बैठक में कानून व्यवस्था, मतदाता भागीदारी और व्यय निगरानी आदि मुद्दों पर चर्चा की गई। साथ ही साथ मतदाता सूचना पर्चियों का वितरण, मतदाता को सही जानकारी का प्रसार, 85 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए घर से मतदान पर चर्चा की गई। बैठक में जिला निर्वाचन अधिकारी और निर्वाचन अधिकारी को उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों की शिकायतों का तुरंत जवाब देने का भी निर्देश दिया गया। और आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की पीठ आज पूर्व आप पार्षद और दिल्ली दंगों के मामले के आरोपी ताहिर हुसैन की अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई करेगी। सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीशों की पीठ में जस्टिस विक्रम नाथ, संजय करोल और संदीप मेहता शामिल हैं। आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम के उम्मीदवार ताहिर हुसैन ने चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत मांगी है। वो एआईएमआईएम के टिकट पर मुस्तफाबाद सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। इससे पहले भी ताहिर हुसैन अंतरिम जमानत पाने में विफल रहे थे। दरअसल ताहिर हुसैन की अंतरिम जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों की पीठ एकमत नहीं थी। 2 जजों की पीठ में से एक जस्टिस पंकज मित्तल ने ताहिर हुसैन की याचिका खारिज कर दी थी, जबकि दूसरे जस्टिस एहसानुद्दीन अमानतुल्लाह ने याचिका को मंजूर कर लिया था। जस्टिस मित्तल ने अपने फैसले में बताया कि याचिकाकर्ता के खिलाफ ज्यादातर मामले फरवरी 2020 में दिल्ली में हुए दंगों से जुड़े हैं। कई मामलों में उन्हें जमानत मिल चुकी है, लेकिन मौजूदा मामला सिर्फ दंगे से जुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि गृह मंत्रालय के खुफिया ब्यूरो के अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या से भी जुड़ा हुआ है। आपको बता दें कि ताहिर हुसैन मार्च 2020 से ही जेल में बंद है और उसके खिलाफ 11 मामले दर्ज हैं। 2020 के दिल्ली दंगों में 53 लोगों की मौत हुई थी और कई अन्य घायल हुए थे। हुसैन पर आईबी अफसर अंकित शर्मा की हत्या का भी संगीन आरोप लगा है। नया सवेरा में बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ फोन पर बात की है। पीएम मोदी ने ट्रंप को दूसरे कार्यकाल के लिए बधाई दी। दोनों नेताओं ने आपसी सहयोग बढ़ाने और उसे और गहरा करने पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने हिंद प्रशांत, पश्चिम एशिया और यूरोप में सुरक्षा सहित कई अन्य क्षेत्रीय मुद्दों पर भी चर्चा की। बातचीत के दौरान अमेरिकी निर्मित सुरक्षा उपकरणों की खरीद बढ़ाने और निष्पक्ष द्विपक्षीय व्यापार संबंधों की दिशा में आगे बढ़ने के महत्व पर जोर दिया गया। व्हाइट हाउस के बयान के अनुसार पीएम मोदी के अमेरिका यात्रा की योजना पर चर्चा हुई, जिससे दोनों देशों के बीच दोस्ती और रणनीतिक संबंधों को मजबूत करने में मदद मिलेगी। दोनों नेताओं ने आपसी रणनीतिक साझेदारी और हिंद प्रशांत क्वाड साझेदारी को आगे बढ़ाने पर अपनी प्रतिबद्धता पर जोर दिया। भारत इस साल के अंत में पहली बार क्वाड नेताओं की मेजबानी करेगा।
और अब बात करेंगे विदेश मंत्री के यूएई दौरे की। 3 दिन के दौरे पर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज अबू धाबी में आयोजित होने वाले रायसीना मिडिल ईस्ट डायलॉग के उद्घाटन सत्र में मुख्य भाषण देंगे। इस डायलॉग में विदेश मंत्री के अलावा यूएई के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नाहयान, यूएई के राष्ट्रपति के राजनयिक सलाहकार अनवर मोहम्मद गार्गे, श्रीलंका के डिजिटल इकोनॉमी उप मंत्री इरांगा विराटने, ग्रीस के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एथानासियोस नचोकोस, यूएई के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग राज्य मंत्री रीम इब्राहिम अल हाशमी और यूएई के एडवांस्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी के उप विदेश मंत्री ओमरान शराफ भी हिस्सा लेंगे। इससे पहले विदेश मंत्री ने यूएई के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात की। विदेश मंत्री ने मुलाकात की जानकारी देते हुए कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने पर विस्तार से चर्चा हुई। साथ ही साथ दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय और वैश्विक स्थिति पर भी अपना दृष्टिकोण साझा किया। और इससे पहले विदेश मंत्री ने कल गणतंत्र दिवस की 75वीं वर्षगांठ मनाने के लिए आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि वैश्विक व्यवस्था एक महत्वपूर्ण परिवर्तन के दौर से गुजर रही है और ऐसे में भारत और यूएई के बीच बढ़ते हुए तालमेल की जरूरत है। We have reached a stage where our aspirations are higher and our confidence greater. The last decade, in particular, we have witnessed achievements that tell us what is possible. Sustained growth rates, embrace of digital technology, building a modern infrastructure, strengthening human skills, and improving the quality of governance are amongst its notable features. संवाददाता अखिलेश सुमन हमारे साथ हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सुप्रभात अखिलेश, अगर इस दौरे की बात की जाए तो बहुत ज्यादा खास है दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को और आगे बढ़ाने के लिहाज से, और आज रायसीना मिडिल ईस्ट डायलॉग है, बेहद महत्वपूर्ण कह सकते हैं इसे। ऐसे समय में यह आयोजित हो रहा है जब मिडिल ईस्ट कई चिंताओं से गुजर रहा है। निश्चित तौर पे देखिए, मिडिल ईस्ट की जो अभी स्थिति है, हालांकि वहाँ हमास और इजराइल के बीच में समझौते की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन फिर भी मिडिल ईस्ट का जिस तरीके से कॉन्फ़िगरेशन और एक जो कह सकते हैं कि वहाँ का रीजनल ऑर्डर चेंज हो रहा है, ऐसे में विदेश मंत्री एस जयशंकर का यूएई जाना, अबू धाबी में वहाँ के विदेश मंत्री से मुलाकात करना और रायसीना डायलॉग को संबोधित करना एक बहुत ही महत्वपूर्ण है। दरअसल होता क्या है कि रायसीना डायलॉग के माध्यम से हम अपनी बात दुनिया के सामने पेश करते हैं, और खास करके जब मिडिल ईस्ट में रायसीना डायलॉग हो रहा है तो वहाँ के लोगों को हम संबोधित करना चाहते हैं कि किस तरीके से हम मिडिल ईस्ट की पूरी स्थिति को देखते हैं और किस तरीके से भारत मिडिल ईस्ट के साथ अपने को जुड़ा हुआ पाता है और कैसे अपने संबंध मिडिल ईस्ट के साथ बढ़ाना चाहता है। तो जैसा कि आप जानती हैं कि अबू धाबी मिडिल ईस्ट का बहुत ही महत्वपूर्ण केंद्र है, और जहां तक यूएई का सवाल है तो यूएई में 40 लाख के करीब भारतीय अभी रहते हैं, और पूरी दुनिया में जितने अन्य देशों के प्रवासी लोग वहां रहते हैं उसमें भारतीय लोगों की संख्या सबसे ज्यादा है। तो ऐसे में अबू धाबी जाकर विदेश मंत्री एस जयशंकर का रायसीना डायलॉग में संबोधित करना और अपनी पूरी बात कहना कि भारत किस तरीके से इस पूरे विश्व को देख रहा है आज के दिन में। और आज के दिन में देखिए, जब रसिया और यूक्रेन का युद्ध अभी भी समाप्त नहीं हुआ है, जो हमास और जो इजराइल का कॉन्फ्लिक्ट है वो समाप्ति की ओर बढ़ रहा है, लेकिन किस तरीके से भारत ऐसे में दुनिया के देशों के साथ संपर्क करेगा यह बताना बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इसीलिए विदेश मंत्री एस जयशंकर गए हैं कल। बिल्कुल, और विदेश मंत्री एस जयशंकर जब अपना संबोधन देंगे तो वो बहुत खास रहने वाला है, क्योंकि कई ऐसे मुद्दों पर खुलकर बात भी होगी। निश्चित तौर पे एक तो होता है कि जब आप खुद संबोधित करते हैं, उसके अलावा दूसरी बात ये भी होती है कि दूसरे जो नेता हैं वो भी संबोधित करते हैं, दुनिया के कई अन्य नेता, कई अन्य विशेषज्ञ आते हैं वो भी संबोधित करते हैं। तो रायसीना डायलॉग एक ऐसे मंच के रूप में उभरा है जो कि कह सकते हैं कि एक बड़ा थिंक टैंक है, जो न सिर्फ
भारत के लोगों को बल्कि पूरी दुनिया के लोगों को आकर्षित करता है। देखिए, दिल्ली से शुरू हुआ था रायसीना डायलॉग, उसके बाद जकार्ता में भी हुआ रायसीना डायलॉग, और अब मिडिल ईस्ट में रायसीना डायलॉग हो रहा है। तो कह सकते हैं कि रायसीना डायलॉग के माध्यम से भारत दुनिया में अपना रणनीतिक महत्व है वो स्थापित करना चाहता है, दुनिया के लोगों को बताना चाहता है। कल विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जिस तरीके से रिपब्लिक डे समारोह में वहां बताया कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की पूरी जो योजना है, उस योजना में किस तरीके से भारत दुनिया के अन्य देशों के साथ जोड़ना चाहता है, और उसमें उन्होंने खास तौर पर इस बात पर जोर दिया कि भारत जिस क्षेत्र में महारत हासिल कर रहा है, जैसे डिजिटल इकोनॉमी में भारत कह सकते हैं कि दुनिया में बहुत आगे है, और डिजिटल इकोनॉमी के मामले में भारत दुनिया के अन्य देशों के साथ समझौता कर रहा है। ग्रीन जो एनर्जी है, ग्रीन एनर्जी के मामले में भारत ने देखिए इंडियन इंटरनेशनल सोलर अलायंस बना, उसके अलावा वन वर्ल्ड वन ग्रिड बनाया गया, जिसमें कि अखिलेश, अगर देखिए भारत और यूएई के जब हम रिश्तों की बात करते हैं तो हम जानते हैं कि काफी प्रगाढ़ है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोशिशों से ये रिश्ते और भी ज्यादा प्रगाढ़ हुए हैं। अगर हम बात करें व्यापारिक लिहाज से, अगर हम बात करें कि किस प्रकार से ट्रेड को और ज्यादा बेहतर बनाया जा सकता है, रणनीतिक लिहाज से किस प्रकार से ये और ज्यादा बेहतर होंगे इस डायलॉग के बाद? निश्चित तौर पे देखिए, अभी भी भारत और यूएई जो है दुनिया में तीसरा बड़ा जो व्यापारिक साझेदारी है। पहला चाइना, दूसरा अमेरिका और तीसरा यूएई। 85 बिलियन डॉलर का व्यापार भारत और यूएई के बीच में है, और इसे और आगे बढ़ाने की जरूरत है, और इसे और आगे बढ़ाने पर दोनों देश काम कर रहे हैं। खास करके जो बड़ा क्षेत्र उभर रहा है, तेल के मामले में तो हमारा संबंध है ही, बड़ा क्षेत्र एक उभर रहा है हरित ऊर्जा के मामले में, ग्रीन एनर्जी के मामले में, हाइड्रोजन से कैसे एनर्जी बनाई जा सकती है, इसके मामले में एक बड़ा क्षेत्र उभर रहा है। उसके बाद फिनटेक के मामले में बड़ा क्षेत्र उभर रहा है। यूएई की पूरी कोशिश है कि भारत में लॉजिस्टिक के मामले में इन्वेस्ट करे, लॉजिस्टिक के अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करे, और यूएई ने इसके लिए अलग से एक फंड भी बना रखा है। यूएई के बारे में मैं अभी बताऊं कि भारत के लिए यूएई ने एक तेल का भंडार रिजर्व बना के रखा है, जो खास तौर पे भारत के लिए है। और इन सारे जो सहयोग के क्षेत्र हैं, इन सारे सहयोग को किस तरीके से अन्य और क्षेत्रों में बढ़ाया जा सकता है, जैसा कि आप ये भी बताऊं कि आईआईटी का और भारत के कई जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं वो जाके यूएई में स्थापित हो रहे हैं, और वहाँ के छात्रों को आकर्षित कर ही रहे हैं। दुनिया के जो छात्र हैं वो भी यूएई में जाके भारत के इंस्टीट्यूशंस में पढ़ाई कर रहे हैं। तो यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि जिस तरीके से भारत ने एक कह सकते हैं कि एजुकेशन के क्षेत्र में भी पूरी दुनिया में प्रभाव छोड़ने का काम किया है, तो यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और व्यापार के क्षेत्र में यह एक नया आयाम जोड़ा है भारत और यूएई के बीच में। जी अखिलेश, कल विदेश मंत्री ने कहा था कि वैश्विक व्यवस्था एक महत्वपूर्ण परिवर्तन के दौर से गुजर रही है, और ऐसे में भारत और यूएई के बीच बढ़ते तालमेल की जरूरत है। इसे कैसे देखते हैं? निश्चित तौर पे देखिए, भारत और यूएई ने I2U2 बनाया था। I2U2 में भारत था, अमेरिका था, इजराइल था और यूएई था। और यह हुआ था अब्राहम एकॉर्ड, जब डोनाल्ड ट्रंप अपने पहले कार्यकाल में अब्राहम एकॉर्ड के माध्यम से कोशिश ये कर रहे थे कि जो इस्लामिक देश हैं और इजराइल के बीच में जो इतनी खटास है, उस खटास को कम करके इस पूरे इलाके में शांति की स्थापना की जाए। उसके बाद अमेरिका के साथ ही I2U2 की स्थापना हुई। तो इस पूरे भारत की जो पूरी कोशिश यह रही है कि जो टकराव के जो क्षेत्र हैं, टकराव के क्षेत्रों को कम करके, टकराव की आशंकाओं को खत्म करके जो सहयोग के संभावनाएं हैं, सहयोग की संभावनाओं को तलाशा जाए। और इससे न सिर्फ कह सकते हैं कि भारत को फायदा होगा, बल्कि पूरा जो ग्लोबल साउथ है, जिस पर कि भारत का अभी बहुत स्ट्रेस है, भारत कोशिश कर रहा है कि ग्लोबल साउथ के देशों को किस तरीके से विकसित देशों के साथ एक संबंध विकसित करके ग्लोबल साउथ में जो इन्वेस्टमेंट का जाए और ग्लोबल साउथ में विकास हो और टकराव के क्षेत्र कम हो। तो यह जो बदलता विश्व है, इस बदलते विश्व परिस्थिति में अचानक एक देख रहा आपने कि रसिया यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट आ गया, उसके बाद इजराइल हमास की स्थिति बन गई। तो ऐसे में भारत और यूएई मिलके, जो यूएई जो मुस्लिम वर्ल्ड का एक बहुत ही महत्वपूर्ण देश है और भारत की एक छवि कह सकते हैं कि पूरी दुनिया में विश्व मित्र के रूप में उभर रही है। इन्होंने की रशियन राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को भी कहा कि ये युद्ध का काल नहीं, शांति की जरूरत है। और इस तरह से इजराइल हमास के बीच में भी उन्होंने दोनों को प्रोत्साहित किया कि वे शांति को अपनाएं।
तो ऐसे में भारत और यूएई की जो सहयोग है वो काफी महत्वपूर्ण हो जाती है, जो न सिर्फ व्यापारिक है बल्कि एक राजनयिक और फिर G20 जैसे बड़े मंच के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय मंच के माध्यम से इस कॉन्फ्लिक्ट को कम करने की जो संभावनाएं हैं उसको और बढ़ाती है, पुख्ता करती है। जी बहुत बहुत धन्यवाद अखिलेश, ये तमाम जानकारी, तमाम अपडेट हमारे दर्शकों से साझा करने के लिए। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के उस पार खबरों का सफर जारी रहेगा। आप देखते रहिए नया सवेरा। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें कमा के भी वल्नरेबल हैं। सो एनपीएस एक इक्वालिटी ला रहा है, हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं नया सवेरा और अब बात दिव्य और भव्य महाकुंभ की। दिव्य भव्य महाकुंभ में मां गंगा, मां यमुना और अदृश्य मां सरस्वती के पवित्र संगम में श्रद्धा और आस्था से ओतप्रोत साधु संतों, श्रद्धालु, कल्पवासियों, स्नानार्थियों और गृहस्थों का स्नान नित नए रिकॉर्ड बना रहा है। और इसी क्रम में मौनी अमावस्या के अमृत स्नान से पूर्व 2 दिनों रविवार और सोमवार को 3 करोड़ से अधिक लोगों ने त्रिवेणी संगम में पावन डुबकी लगाई। सोमवार को रात 8 बजे तक 1.55 करोड़ श्रद्धालुओं ने पावन डुबकी लगाई। इसके साथ ही महाकुंभ में अब तक स्नानार्थियों की कुल संख्या 14.76 करोड़ हो गई है। योगी सरकार का अनुमान है कि मौनी अमावस्या पर 10 करोड़ और पूरे महाकुंभ में कुल 45 करोड़ से अधिक लोग आएंगे। महाकुंभ में जहां एक और करोड़ों लोगों की भीड़ संगम स्नान के लिए पहुंच रही है, तो वहीं प्रयागराज शहर का आम जनजीवन प्रतिदिन की तरह सुचारू रूप से चल रहा है। स्नानार्थियों का किसी भी प्रकार से कोई दबाव शहरी जीवन पर नहीं पड़ रहा है। जिला प्रशासन ने सिर्फ प्रमुख स्नान पर्वों के दिन कुछ बंदिशें लगाई हैं, जबकि बाकी दिन स्कूल, ऑफिस, कारोबार अपनी गति से आगे बढ़ रहा है। इससे शहरवासियों में भी खुशी की लहर है। प्रयागराज में संगम क्षेत्र में आस्था की डुबकी लगाने के लिए तीर्थ यात्रियों के आने का सिलसिला रात में भी लगातार जारी है। रात में आने वाले तीर्थ यात्रियों की सुविधा के लिए पुलिस 24 घंटे कार्यरत है। सामान्य खाने पीने और रोजमर्रा के इस्तेमाल की वस्तुएं आसानी से रात भर मिल रही हैं। सफाई और सुरक्षा की बात की जाए तो महाकुंभ प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में ये शामिल है। नमस्कार, प्रयागराज की धरती में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हम हैं अरैल घाट पर और इस वक्त रात के करीब 1 बजने को है। आपको दिखाते हैं कि किस तरह से लोग अभी भी स्नान कर रहे हैं। तो जिस तरह से करोड़ों की संख्या में लोग यहाँ पर आ रहे हैं, तो आप देखिए 24 घंटे स्नान चल रहा है। मेरे पीछे आप ये घाट देख रहे हैं। अभी भी लोग कई किलोमीटर पैदल चल करके यहाँ पर आए हैं और उनको पता है कि जैसे ही दिन होगा भीड़ बढ़ेगी, इसलिए वो रात में स्नान करना चाहते हैं। देखिए कैसे रात बिता रहे हैं। थोड़ा सा मैं यहाँ पर आपको ये तस्वीरें दिखाना चाहता हूँ। रात में स्नान करने के बाद लोग यहीं पर जो अस्थायी व्यवस्थाएं हैं उसी में अपनी रात बिताएंगे। इस तरफ भी देखिए, ये जो पूरे घाट है वो पूरा पटा पड़ा है ऐसे लोगों से जो दर्शनार्थी हैं, श्रद्धालु हैं। श्रद्धा और विश्वास की कोई कमी नहीं है। यहाँ पर दुकानें अभी भी चल रही हैं। चाय आपको 24 घंटे मिल रही है। यहाँ पर सड़कों के मरम्मत का जो चकड़ प्लेट्स है, मरम्मत का काम रात में भी चल रहा है। रात में सुरक्षा व्यवस्था बहुत ही जबरदस्त है। रात में अगर आप आएंगे
तो 1 बजे के बाद आपको थोड़ी सी सहूलियत मिल पाएगी। अगर आप बाइक से आ रहे हैं तो आपको थोड़ा सा आने दिया जाएगा, क्योंकि प्रेशर कम हो जाता है। लेकिन प्रेशर जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, वाहन बिल्कुल भी बंद कर दिए गए हैं 30 दिसंबर तक। तो ये हमने रात में करीब 1 बजे की कुछ तस्वीरें दिखाई, और मुझे लग रहा है अभी भी यहाँ पर नैनी स्टेशन पर, प्रयागराज स्टेशन से, एयरपोर्ट से लोगों के लगातार आने का सिलसिला संगम क्षेत्र में जारी है। लेकिन व्यवस्थाएं जबरदस्त हैं। मुझे लगता है कि इस बार जो मौनी अमावस्या है और वसंत पंचमी है, उसमें फिर से एक बार रिकॉर्ड टूटता हुआ नजर आएगा। 2019 के अर्धकुंभ में मुझे याद है कि 5.5 करोड़ लोगों ने मौनी अमावस्या के दिन भीगते हुए बारिश में प्रतीक्षा की थी उस सुबह की, जिसमें उन्होंने पवित्र स्नान किया था। ईश्वर से प्रार्थना की इस बार बारिश न हो, लोगों को खुले में कोई दिक्कत का सामना न करना पड़े। लेकिन इस बार जो माना जा रहा है कि 8 से 10 करोड़ का आंकड़ा छू सकता है। तो एक बार फिर से विश्व रिकॉर्ड बनाने की ओर हम जा रहे हैं। गतिविधियां लगातार जारी हैं। आप भी अगर पुण्य लाभ कमाना चाहते हैं तो जरूर आइए संगम, लेकिन थोड़ा सा प्लानिंग पहले से कर लीजिए। कोशिश करिए अगर आप वसंत पंचमी के बाद आते हैं तो थोड़ी सी आपको सहूलियत होगी। अपनी गाड़ी से आ सकते हैं, आराम से पार्किंग करके स्नान, ध्यान और सत्संग का लाभ उठा सकते हैं। अजय मिश्र, डीडी न्यूज, प्रयागराज नाम। तो प्रयागराज महाकुंभ में अगर आप महापर्व स्नान करने के लिए आ रहे हैं तो आपके लिए यही सुझाव है कि आप अपनी गाड़ी का प्रयोग बिल्कुल ना करें और वाहनों को उचित पार्किंग स्थान में लगाकर पैदल यात्रा करें। वसंत पंचमी यानी कि 3 फरवरी तक प्रशासन ने महाकुंभ नगर को वाहन प्रतिबंधित क्षेत्र बना दिया है और मेला क्षेत्र में बने प्लाटून पुल पर भी क्यों रोका गया है पैदल यात्रियों को, बता रहे हैं हमारे संवाददाता। नमस्कार, प्रयागराज धाम से महाकुंभ की महाकवरेज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। इस वक्त आप देख रहे हैं भक्तों का रेला, जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं वो वाराणसी से प्रयागराज को कनेक्ट करने वाला नेशनल हाईवे है। और इस पर केवल और केवल आपको पैदल यात्री दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ये वाहनों के लिए पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है। तो अगर आप 26 तारीख से लेकर के 3 फरवरी तक यहाँ पर आने का मन बना रहे हैं तो आपको गाड़ियाँ बिल्कुल नहीं लानी है, पहली बात है। दूसरी बात ये कि अगर आप गाड़ी से आना भी चाह रहे हैं तो आपको जो वाहन पार्किंग स्थल बनाए गए हैं 102, इसमें करीब 5.5 लाख गाड़ियों के खड़े होने की व्यवस्था है। आप वहाँ पर गाड़ी पार्क कर दीजिए। और पुलिस की व्यवस्था बहुत ही ज़बरदस्त है। आपको पुलिस से पूछताछ करनी चाहिए और सिर्फ ये उनको बताना चाहिए कि आप किस सेक्टर में जाना चाहते हैं और कौन से मार्ग पर जाना चाहते हैं, वो पूरी मदद करेंगे। आप देख रहे हैं मेला इस वक्त, और जो प्लाटून पुल है, आप देखिए जो प्लाटून पुल है बिल्कुल खाली है। और जो पुल ऐसे 30 पुल बनाए गए हैं और प्लाटून पुल बिल्कुल खाली हैं, इसलिए क्योंकि ये पैदल यात्रियों के लिए भी इसको रोका गया है, जिससे किसी भी तरह की दुर्घटना न हो। 2.25 करोड़ लोग एक दिन में स्नान करते हैं, तो प्लाटून पुल पर किसी भी तरह की दुर्घटना न हो, इसलिए इस बड़े पुल को खोला गया है। तो जब भी आप अगर मन बना रहे हैं कि आप वसंत पंचमी तक यहाँ पर आना चाहते हैं तो पैदल यात्रा सबसे अच्छी है। कहते हैं कि एक एक कदम पर आपको अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तो आप आइए, तपस्या की ये भूमि है, यज्ञ की भूमि है। थोड़ी सी तपस्या जरूर करनी होगी आपको, लेकिन आपको वही महापुण्य की प्राप्ति होगी। अजय मिश्र, डीडी न्यूज, प्रयागराज धाम। महाकुंभ के महाआयोजन के बीच केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू भी महाकुंभ पहुंचे। महाकुंभ में पहुंचने पर केंद्रीय मंत्री सबसे पहले संगम गए और वैदिक मंत्रोच्चार के बीच पवित्र डुबकी लगाई और फिर उन्होंने पूजा अर्चना की। उन्होंने महाकुंभ की भव्यता और दिव्यता अत्यंत ऊर्जावान बताई। उन्होंने बताया कि कैसे सभी लोगों ने व्यवस्था की तारीफ की है। प्रयागराज तो बहुत बार आया हूँ, लेकिन महाकुंभ के अवसर पर आने का जो मौका मिला है, मैं तो धन्य हो गया हूँ और स्नान किया। मैं तो पाप काम करता नहीं हूँ, लेकिन दूसरों का पाप को भी हमने साफ किया है, मैं ऐसे सोचता हूँ। क्योंकि पाप साफ करना, पुण्य का काम करना, ये जीवन का एक बड़ा लक्ष्य होता है। और करोड़ों लोगों का यहाँ आस्था से जुड़ा हुआ है और यहाँ इस संगम में आकर के इस पवित्र पानी में डुबकी लगाना, ये हमारा जीवन काल में एक विशेष अवसर और पल है। और जिस तरीके से करोड़ों श्रद्धालुओं का यहाँ आना, और सबने देखा है कितना मुस्कुराहट थे। सब लोग कह रहे हैं कि इंतजाम बहुत अच्छा किया है।
और आगे बढ़ेंगे खबरों में। आपको बता दें कि सोमवार की शाम करीब 7 बजे दिल्ली के बुराड़ी के कौशिक एनक्लेव में 200 गज क्षेत्र में हाल ही में बनी अचानक 4 मंजिला बिल्डिंग गिर गई, जिसके मलबे में कई मजदूरों के फंसे होने की आशंका है। मौके पर पहुंची बचाव टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया है। बचाव टीम ने कई लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला है, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया गया है। मलबे में फंसे अन्य मजदूरों को निकालने का काम जारी है। भाजपा सांसद मनोज तिवारी भी घटनास्थल पर पहुंचे। हादसे पर मनोज तिवारी ने कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि ये बहुत बड़ी लापरवाही है। एक नवनिर्मित 4 मंजिला इमारत ढह गई है। जो भी जिम्मेदार होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। तो दिल्ली के बुराड़ी में 4 मंजिला इमारत गिर गई है। घटना के लिए जो भी जिम्मेदार होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा, ये कहना है मनोज तिवारी का। तो बुराड़ी में ये बड़ा हादसा। इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि बहुत बड़ी चूक है। 4 मंजिल की बनी बनाई बिल्डिंग यूपी के दौरान भरभरा के गिर जाती है, और यहाँ आने पे सिचुएशन जो दिख रहा है, कोई सुविधा नहीं है। फिर भी अब इन सारी चीजों पे मैं थोड़ा सा बाद में बात करना चाहता हूं। जो भी दोषी होगा बख्शा नहीं जाएगा। और रामपुर कोर्ट में आज आजम खान से जुड़े गवाह धमकाने के मामले में सुनवाई होनी है। तो वहीं डूंगरपुर बस्ती को खाली कराने के मामले में भी सुनवाई होगी। इससे पहले हुई सुनवाई में डूंगरपुर केस में इंस्पेक्टर रामवीर सिंह और अजय कुमार कोर्ट में गवाही के लिए नहीं पहुंचने के चलते अदालत ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था। दरअसल सपा सरकार में गंज कोतवाली क्षेत्र में डूंगरपुर में बस्ती खाली कराई गई थी। आरोप यह है कि तत्कालीन कैबिनेट मंत्री आजम खान के इशारे पर कुछ पुलिस वालों ने सपा से जुड़े लोगों और आजम खान के समर्थकों ने जबरन घरों को खाली कराया था। विरोध करने पर लोगों से मारपीट की गई थी और घरों में तोड़फोड़ करते हुए लूटपाट को भी अंजाम दिया गया था। और अब बढ़ेंगे आगे। आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पंजाब केसरी लाला लाजपत राय की जयंती पर उन्हें नमन किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर लिखा है कि पंजाब केसरी लाला लाजपत राय जी को उनकी जयंती पर कोटिशाह नमन। लाल बाल पाल की तिकड़ी में एक लाजपत राय जी ने स्वभाषा, स्वभूषा और स्वाधीनता के लिए कठोर संघर्ष किया। मां भारती की स्वतंत्रता के लिए युवाओं को प्रेरित करने वाले लाला जी के बलिदान ने आजादी की चिंगारी को विशाल ज्वाला बना दिया। देश उनके विचारों को अनंत काल तक स्मृतियों में संजोए रखेगा। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो दिखाएंगे आपको हमारा खास सेगमेंट अखबारों की दुनिया। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वनरेबल हैं। सो एनपीएस एक इक्वालिटी ला रहा है। हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया होंगे स्टील। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका और अब बारी है अखबारों की सुर्खियों की। और अखबारों की सुर्खियों के साथ स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं हमारी सहयोगी रेशमा फारूकी। रेशमा, क्या कुछ है आज अखबारों की दुनिया से? बहुत धन्यवाद शहला। और अखबारों की सुर्खियों की बात करें तो ऐसे बहुत सारे समाचार पत्र हैं जिसने ज़्यादातर ख़ास सुर्खियों को अपने पहले ही पन्ने पर जगह दी है। अगर हम प्रधानमंत्री एनसीसी रैली की कल जो आयोजन हुआ है इसकी बात करें
तो सभी अखबारों ने उसे अपने पहले ही पेज पर जगह दी है। और प्रधानमंत्री ने कल अपने इस रैली में एनसीसी के जो कैडेट्स हैं उनसे अपील की है कि एक चुनाव की चर्चाओं का हमें नेतृत्व करना चाहिए। और साथ ही उन्होंने कहा कि युवा 21वीं सदी में भारत और दुनिया के विकास को निर्धारित करेंगे। और साथ ही पीएम ने ये भी कहा कि मुझे गर्व है कि एनसीसी दुनिया का सबसे बड़ा वर्दीधारी एक संगठन है और आपदा प्रबंधन से लेकर खेलों के क्षेत्र में भी एनसीसी के युवा अपना परचम लहरा रहे हैं। और अब देख लेते हैं अगली सुर्खी। ये भी काफ़ी ख़ास हो जाती है क्योंकि ऐतिहासिक स्वतंत्र भारत में समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है उत्तराखंड। जी हाँ, उत्तराखंड में यूसीसी लागू हो गया है और मुख्यमंत्री ने पोर्टल भी इसका लॉन्च किया है। पुष्कर सिंह धामी ने कल कई अहम बातों की भी जिक्र किया, जिसमें उन्होंने बताया कि 6 महीने तक शुल्क नहीं लगेगा, यानी अगर जिन पंजीकृत व्यक्तियों का जो विवाह है वो यूसीसी लागू होने से पहले या तलाक से पहले हो चुका है तो 6 महीने तक रजिस्ट्रेशन शुल्क उनसे नहीं लिया जाएगा। और साथ ही एक और ख़ास बात कि बेटियों को संपत्तियों में समान अधिकार दिया जाएगा। यूसीसी में बेटियों को संपत्ति का समान अधिकार और साथ में एसटी पर लागू नहीं होगा। और अब देख लेते हैं अगली सुर्खी। अगली सुर्खी भी काफ़ी ख़ास हो जाती है। महाकुंभ में शाह ने संतों के संग स्नान किया। जी हाँ, अमित शाह कल महाकुंभ पहुंचे, वहां उन्होंने संतों के साथ स्नान किया। और ख़ास बात यह है कि गृह मंत्री अमित शाह के साथ जूना अखाड़े के साथ साथ कई अहम बड़े अखाड़े भी मौजूद थे जिन्होंने पवित्र स्नान किया था। और आइए अब देख लेते हैं अगली सुर्खी। अगली सुर्खी दिल्ली से जुड़ी हुई है। हम सभी जानते हैं कि 5 फरवरी को वोटिंग होनी है दिल्ली में और इसी से जुड़ी कुछ ख़ास बातें हैं। दिल्ली में चढ़ा चुनावी पारा, दांव पर वादे और गारंटियां। जहां सारी ही पार्टियां आगे आ रही हैं, कई दावे कर रही हैं और कई गारंटियां भी दे रही हैं। रैलियां की जा रही हैं, जनसभाएं की जा रही हैं और वादे भी किए जा रहे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि अब दिल्ली किस करवट बैठेगी। और चलते चलते एक और सुर्खी देख लेते हैं। मानसरोवर यात्रा फिर शुरू होगी। भारत चीन सीधी उड़ानों पर राजी हो गया है। जी हां, भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री की चीन यात्रा के दौरान ये सहमति हुई है और कई नेताओं से उन्होंने मुलाकात भी की है। और इस सहमति से दोनों देशों के बीच बताया जा रहा है कि गहरे संबंध आगे देखे जा सकते हैं। तो ये थी समाचारों से कुछ सुर्खियां। बहुत धन्यवाद रेशमा, इतने कम समय में इतनी सारी सुर्खियां समेटकर हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और अब देखते हैं दुनिया भर की कुछ खास खबरें। चीन का एआई स्टार्टअप डीप सीक एक ऐसा सस्ता एआई मॉडल लेकर आया है जिसने अमेरिका के शेयर बाजार में खलबली मचा दी है। चिप बनाने वाली अमेरिकी कंपनी नवीडिया के $600 अरब चंद मिनटों में स्वाहा हो गए। इजराइल ने दावा किया कि गाजा संघर्ष विराम समझौते के पहले चरण के दौरान हमास द्वारा रिहा किए जाने वाले बाकी बचे हुए 26 बंधकों में से 8 की मौत हो गई है। कांगो में रवांडा समर्थित विद्रोहियों ने सबसे बड़े शहर गोमा पर कब्जा कर लिया है। विद्रोहियों ने गोमा शहर में भीषण गोलीबारी की जिसमें कम से कम 17 लोग मारे गए और 360 से अधिक घायल हो गए। बात करेंगे कारोबार की। भारत और ओमान के वाणिज्य मंत्रियों ने मस्कट में दोनों देशों के बीच प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते यानी एफटीए की प्रगति की समीक्षा की और समझौते के लिए वार्ता को आगे बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने एक्स पर इस बात की जानकारी दी। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में सुविधाजनक आवाजाही के लिए नई उड़ानें शुरू की गई। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के मुताबिक जनवरी में प्रयागराज के लिए 81 अतिरिक्त उड़ानें शुरू की गई थी। भक्तों की सुविधा के लिए श्रीनगर और विशाखापट्टनम सहित 26 शहरों तक सीधी और कनेक्टिंग उड़ानों के साथ प्रयागराज को जोड़ा गया। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अनुसार अब तक देश में विभिन्न रबी फसलों की बुवाई का कुल कृषि क्षेत्रफल लगभग 656 लाख हेक्टेयर को पार कर गया। पिछले वर्ष की इसी अवधि में यह आंकड़ा लगभग 644 लाख हेक्टेयर था। और अब खबरें खेल जगत से।
तो आपको बता दें कि आज से 38वें राष्ट्रीय खेलों की औपचारिक शुरुआत होने जा रही है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में आयोजित समारोह में पीएम मोदी इन खेलों का उद्घाटन करेंगे। राज्य बनने के बाद से ये पहली बार है जब उत्तराखंड इन खेलों की मेजबानी कर रहा है। विकास के रास्ते पर लगातार आगे बढ़ रहा देवभूमि उत्तराखंड अब खेल भूमि के तौर पर अवतरित है और इसके इस रूप को विस्तार दिया है 38वें राष्ट्रीय खेलों ने, जहां 35 खेल स्पर्धा में देश भर के करीब 10,000 खिलाड़ी अपने हुनर का प्रदर्शन करेंगे। इन खेलों का आधिकारिक तौर पर उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया जाएगा। उद्घाटन समारोह का आगाज शंखनाद के जरिए होगा, जहां राज्य के विभिन्न शहरों के स्कूल और कॉलेज के बच्चे शंख बजाकर लाइव प्रस्तुति देंगे। इस 38वें खेल महोत्सव का एक भव्य शुभारंभ करने वाला है, जिसमें 2400 लोग एक साथ शंख की ध्वनियों से इसका शुभारंभ करेंगे, जिसमें एक वाइब्रेशंस निकलेंगी जो एक इस वातावरण को पवित्र माहौल बनाएंगे। पहली बार राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी कर रहे उत्तराखंड में इन खेलों को लेकर जबरदस्त उत्साह है। इन खेलों की टैगलाइन संकल्प से शिखर तक है। देहरादून मुख्य आयोजन स्थल होगा। 14 फरवरी तक चलने वाले खेलों के अन्य आयोजन स्थल हरिद्वार, नैनीताल, हल्द्वानी, रुद्रपुर, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा और टिहरी है। कलारीपयट्टू, योगासन, मल्लखंब और राफ्टिंग प्रदर्शनी खेल होंगे। We are really excited and I'm so honored to carry the flag of Kerala, and I'm definitely so proud to be the flag bearer of Kerala. And about the national games, we are really excited. It's a beautiful opportunity to play for our state team, no? So we are super excited. यहाँ पे काफी कुछ अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी आए हैं और बहुत ही उनके सामने खेलने का बहुत ही अच्छा अवसर मिला हमको खेलने का, तो हम बहुत ही खुश नसीब है कि उनके सामने खेलने का मौका मिलेगा और उत्तराखंड जैसे एकदम जोशीले स्टेट के अंदर बहुत ही मजा आएगा यहाँ पे खेलने में। 38वें राष्ट्रीय खेलों में सभी स्पर्धाएं उत्तराखंड में होंगी। ये आयोजन उत्तराखंड के लिए गौरवपूर्ण क्षण है, जो राज्य को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाएगा। उत्तराखंड में नेशनल गेम्स का आयोजन राज्य की खेल संस्कृति को प्रोत्साहित करेगा और भविष्य में ऐसे बड़े आयोजनों की मेजबानी का मार्ग भी प्रशस्त करेगा। तो देवभूमि उत्तराखंड अब अगले कुछ दिन खेलों की रणभूमि के तौर पर सामने होगी, जहां पर हर खिलाड़ी की नजर न सिर्फ गोल्ड मेडल पर होगी, बल्कि अपने राज्य को अंक तालिका में ऊपर रखने की भी रहेगी। कैमरामैन उत्तम सिंह के साथ मैं गौरव कुमार, डीडी न्यूज, देहरादून, उत्तराखंड। तो 38वें राष्ट्रीय खेलों को लेकर उत्तराखंड में बेहद उत्साह का माहौल है और ऐसे में देहरादून के महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में उद्घाटन समारोह को लेकर किस प्रकार की तैयारी है, इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता गौरव कुमार ने। तो उत्तराखंड जो है वो पूरी तरह से तैयार है 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी के लिए और इस वक्त हम मौजूद हैं महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज के उसी स्टेडियम में, जहां पर इन खेलों का औपचारिक रूप से उद्घाटन होगा। तो ये आप देख सकते हैं कि किस तरह की यहाँ पे जो तैयारी है वो किस स्तर की है। ये जो पीली पोशाक में आपको दिख रहे हैं, ये वो छात्र हैं और वो छात्राएं हैं जो कि कॉलेज और विश्वविद्यालय से हैं, और ये जो छात्राएं हैं ये शंखनाद के जरिए जो है वो इस पूरे उद्घाटन समारोह का जो है वो आगाज करेंगे। यानी कि इनकी संख्या जो होगी करीब 2400 होगी। तो अपने आप इस बात को समझा जा सकता है कि उस वक्त जब 2400 शंख एक साथ बजेंगे तो जो शंखनाद होगा उसकी वाइब्रेशन किस तरह का यहाँ पे माहौल पैदा करेगी। तो आपको बता दें कि उत्तराखंड जो है वो पहली बार जो है वो राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी कर रहा है। जहां तक उत्तराखंड के अपने प्रदर्शन की बात है, तो पिछले जो राष्ट्रीय खेल हुए थे गोवा में, वहां पर उत्तराखंड को 25वां स्थान जो है वो प्राप्त हुआ था, जबकि इससे पहले जो गुजरात में हुए थे वहां 26वें स्थान पर रहा था। तो लेकिन इस बार क्योंकि मेजबान है उत्तराखंड, तो जाहिर तौर पर उनसे कहीं ना कहीं पदक की उम्मीद जो है वो भी बहुत ज़्यादा है। और इस बार नेट बॉल और रग्बी ऐसे खेल हैं जहां पर उत्तराखंड जो है वो अपने आप को पदक के बड़े दावेदार के तौर पर सामने रख रहा है। कैमरामैन उत्तम सिंह के साथ मैं गौरव कुमार, डीडी न्यूज, देहरादून, उत्तराखंड।
और देहरादून से ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी संवाददाता गौरव कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी लेकर। गौरव, सुप्रभात। राज्य बनने के बाद पहली बार देवभूमि उत्तराखंड पूरी तरह से तैयार है 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करने के लिए। 35 से अधिक खेलों का आयोजन होना है, 10,000 से ज्यादा एथलीट वहां पर पहुंच रहे हैं। किस प्रकार की तैयारी है? जी सुप्रभात शैला। और अगर बताएं तो जिस तरह का यहाँ पे माहौल है वो अपने आप में राष्ट्रीय खेलों को लिए एक बहुत अच्छा कहना चाहिए कि एक संकेत भी है, क्योंकि हम जानते हैं कि जिस तरह से गुजरात में जो राष्ट्रीय खेल हुए थे, क्योंकि उस समय राष्ट्रीय खेलों की 7 साल के बाद करीब वापसी हुई थी जब गुजरात में हुए थे, और उसके बाद जब गोवा में आयोजित हुए, तो लगातार ये जो क्रम जो लगातार आगे बढ़ा है उससे कहीं ना कहीं जो एक माहौल है खिलाड़ियों के बीच में वो बहुत उत्साहजनक है। क्योंकि इस बार जो उत्तराखंड में ये गेम्स जो आयोजित हो रहे हैं इसमें विशेष स्तर पर जो स्कोरिंग लिमिट्स हैं और जो टाइमिंग्स हैं उसके लिए काफी सारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर बहुत ज्यादा वर्कआउट किया गया है। यानी कि जो अगर मान लीजिए मसलन एथलीट्स अगर वो अपनी दौड़ को कंप्लीट कर रहे हैं तो जो स्कोरिंग जो टाइमिंग जो मशीन्स लगी हैं वो बाहर से मंगाई गई हैं। इसी तरह से जो एथलेटिक्स के जो ट्रैक है उनको एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के करीब जो है वो लाया गया है, ताकि जो इसमें पार्टिसिपेट जो करने वाले जो खिलाड़ी हैं वो आगे जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लिए जाएं तो उन्हें उसी तरह का माहौल जो है वो मिले। तो इस तरह का जो एक माहौल है वो खिलाड़ियों के बीच में देखने को मिल रहा है। इसके अलावा अगर बात करें आम लोगों की बात करें तो उनमें काफी ज्यादा एक कहना चाहिए कि उत्साह का माहौल है, क्योंकि हम जानते हैं कि किस तरह से जो अगर मनु भाकर और ईशा सिंह को छोड़ दें तो बाकी जो शूटिंग से जो एरिना से जो खिलाड़ी हैं वो लगभग वही खिलाड़ी हैं जिन्होंने ओलंपिक में भी जो है वो पार्टिसिपेट किया था। तो यहाँ के लोग जो हैं वो उन स्टार्स खिलाड़ियों को जो है वो देखना चाहते हैं, खुद अपने सामने प्रदर्शन होते हुए देखना चाहते हैं। तो इन सब को लेकर के उनके बीच में काफी खासा उत्साह है, और इस एक बात ने जो आम लोगों के बीच है इसको उत्साह को तो बढ़ाई है। साथ ही साथ जिस तरह की ओपनिंग सेरेमनी को लेकर के जो बातें हो रही हैं, जिस तरह से खुद पीएम मोदी जो है जब वो आएंगे और यहाँ पर उद्घाटन करेंगे तो वो एक अलग संचार जो है न केवल खिलाड़ियों के लिए होगा उत्साह का संचार, बल्कि आम लोगों के बीच में बिल्कुल बिल्कुल पीएम मोदी जब संबोधित करेंगे तो वो ऊर्जा का संचार करेगी खिलाड़ियों में, आम लोगों में। पहली बार गौरव प्रदर्शनी जो खेल है उनको भी शामिल किया गया है, योग और मल्लखंब को पहली बार राष्ट्रीय खेलों में शामिल किया गया है। किस तरह से देखते हैं आने वाले समय में ये और ज्यादा जो है इसका विस्तार होगा? संक्षेप में देखिए, योग और बिल्कुल शैला, योग और मल्लखंब ऐसे खेल थे जिनको पहले भी डिमॉन्स्ट्रेशन स्पोर्ट्स के तौर पे इनको रखा गया था, और एक बार फिर ये जो है वो अपनी जगह बनाने में डिमॉन्स्ट्रेशन स्पोर्ट्स के तौर पे अपना कामयाब हुए हैं। तो योग और मल्लखंब को लेकर के हम खुद जानते हैं कि किस तरह से योग ने अपनी एक योग के द्वारा देश ने अपनी एक पूरी जो कहना चाहिए कि जो अपने आप को एक नई पहचान दिलाई है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, उसकी एक झलक जो है वो यहाँ पे भी राष्ट्रीय खेलों में भी देखने को मिलेगी। और केवल योग और मल्लखंब ही नहीं बल्कि जो राफ्टिंग का जो खेल है वो भी जो है वो इस बार एक डिमॉन्स्ट्रेशन स्पोर्ट्स के तौर पर सामने होगा। यानी कि जो वाटर स्पोर्ट्स का जो एक क्रेज होता है और जो लोगों के बीच में एक रोमांच होता है उसको भी कहीं ना कहीं प्रदर्शित करने का एक लक्ष्य रखा गया है। और इन खेलों का उद्देश्य जहां एक तरफ खिलाड़ियों को आगे बढ़ाना है, उन्हें एक बेहतर मंच देना है, उन्हें एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लिए तैयार करना है, वहीं दूसरी तरफ इन खेलों के माध्यम से जो भारत के जो कहना चाहिए जो इंडिजिनियस गेम है उनका प्रचार और प्रसार भी करना है, आम लोगों के बीच में करना है, और उन्हें यह भी बताना है कि इन खेलों के जरिए न केवल आप अपने आप को खेलों के तौर पर शारीरिक तौर पर अपने आप को फिट रख सकते हैं, बल्कि मानसिक तौर पर भी आप अपने आप को कितना आगे बढ़ा सकते हैं, इस बात को भी सामने रखने का उद्देश्य है। चलिए गौरव, आगे भी आपसे तमाम अपडेट लेंगे, पल पल के अपडेट अपने दर्शकों के साथ साझा करेंगे। फिलहाल इस तमाम अपडेट के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें भारत और इंग्लैंड के बीच आज तीसरा T20 मुकाबला खेला जाएगा। ये मुकाबला राजकोट में खेला जाएगा। 5 मैचों की सीरीज में भारत 2-0 से आगे है। आज तक का मुकाबला जीतकर भारत सीरीज में अजय बढ़त हासिल करना चाहेगी, तो वहीं इंग्लैंड की टीम की कोशिश हर हाल में जीत के साथ सीरीज को बचाने की होगी। नया सवेरा में अब बात मौसम की।
नया सवेरा में अब वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का, लेकिन जाने से पहले आपको ले चलते हैं लुभावनी खूबसूरत यात्रा पर। तो आइए चलिए प्रकृति से जुड़ते हैं और ऐसी यादें बनाते हैं जो जीवन भर आपको याद रहें। आप लीजिए इन मनमोहक यात्रा का आनंद और हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।